लेकिन आपको परीक्षा में पास होना है तो ये सारी खुराफात क्या करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी हाथ में लीजिए, कलम हाथ में उठाइए और उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है, उससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। मगर जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखते? जब एक बात को एक ही वाक्य में कहा जा सकता हो तो उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत मैं तुमसे हिमाकत समझता हूं। इसमें समय का कोई किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ की बात को ही पूछ लिया। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको पूरे 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे आप जैसे भी लिखिए। और पन्ने भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे फूस के बाहर के। आनंद तो तब है कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए। हाँ, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 लिखवा डालते। अरे तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे है, उतनी बात है नहीं। आदत को भी इतनी सी बात समझ में आ सकती है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे दादा तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तभी आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो पांव जमीन पर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहा मानिए, लाभ फेल हो गया लेकिन तुमसे बड़ा हूं। इस संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए मेरी बातों को गहराई से मान लीजिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने कि उपदेश माला कब समाप्त हो। आज भोजन भी बड़ा निस्वाद लग रहा। जब पास होने पर एक रसवाट झेलना पड़ रहा है तो फेल होने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए थे। भाई साहब ने अपनी दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार के बाद भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता, पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और अपने दर्जे में जलील ना होना पड़े। हाँ, मगर जो विश्वास अपने पर कायम हुआ था वो धीरे धीरे लुप्त होता चला गया और फिर वही चोरों का सा जीवन करने लगा। फिर सामने इम्तिहान हुए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हुए। मैंने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल थे। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक शब्द काट रहे थे। 10 से रात को उधर, 4 से 2 को उधर, सुबह 6 से 9:30 तक स्कूल के में मुद्रा कांति हीन हो रही थी। मगर मुझे उन पर दया, जब नतीजा सुनाया गया तो बेचारे रोने लगे। उन्हें देखकर मैं भी रोका। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई थी। शायद मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब उतना दुख नहीं होता। लेकिन अब विधि की बात भला कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया था। मन में एक भावना उदय हुई कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनकी बराबरी करूं, फिर भला उनकी साधारण मेरी वजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने घटिया विचार को बलपूर्वक अपने दिल से निकाला। आप मुझे डांटते भी हैं, मुझे इनके विचार से तो डांटते हैं, मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य,
लेकिन हो सकता है कि उनके उद्देश्यों का ही असर कि मैं धनाधन पास होते जाता हूं और वो भी अच्छे नंबरों से। आपकी भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ गए। कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो ये कुछ समझने लगे थे कि मुझे कुछ कहने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। यह रहा भी तो बहुत था। मेरी सचेतनता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अंश जागरूक होने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी बंद हो गया। इधर मुझे कटकौर उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। सारा का सारा दिन पतंगबाजी की भीड़ होता था। भाई साहब का अदब पड़ता था, इसलिए उनसे नजरें बचाकर ही कटकौर उड़ाता था। मांझे देना, तन्ने बांधना और पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सभी अब गुप्त रूप से हल की जाती है। उन्हें ये संदेह नहीं होने देना चाहता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में जरा भी कम हुआ। एक संध्या के समय हॉस्टल से मैं कटकौर लौटने बेतहाशा दौड़ा चला रहा, आंखें उस आसमान की ओर और मन उस आकाश में पथिक की ओर जो मध्य गति से मेरी ओर चला रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही थी और बालकों की पूरी सेना लबके और घरदार घास लिए उनके स्वागत की ओर जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना, मानो सभी उस आसमान में पतंग के साथ उड़ रहे हैं जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्रॉम, न गाड़ियां। ऐसा कभी भाई साहब से मेरी भेंट हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी नोटों के साथ खेले के कनकों को उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं कि अब नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे। आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते। मैं कितने ही मिलिट्रियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट। इतने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक, बड़े बड़े विद्वान की मातहती में काम करते हैं। लेकिन तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी नोटों के साथ ये लेके कनकौर में दौड़ लगा रहे हो। मुझे तुम्हारी हम अपनी दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहीन किस काम का जो हमारे ही हमको की हत्या करता है? तुम अपने दिन में सोचते हो कि अपना भाई साहब से केवल एक दर्जा ही नीचे और मुझे कुछ कहने का कोई भी अधिकार उनको नहीं था। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे बड़ा हूं और आज भले तुम मेरी ही जमात में गुनाह हो और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह तुम अगले साल मेरे समकक्ष हो जाओ और उसके अगले साल हो सकता है तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। इस संसार और जिंदगी का जो तजुर्बा मुझे है तो उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। चाहे तुम एमए, डीफिल या डीलिटी क्यों ना हो जाओ। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया। हमारे दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए।
लेकिन हमें समझाने और सुधारने का अधिकार उनको हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें संसार और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम, लेकिन हजार ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें तुमसे और हमसे ज्यादा है। देर न करें, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव खुल जाएंगे, तुम्हें दादा को कार भेजने की सिवा और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को कार ना भेजें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मरीज पहचान कर उसका इलाज करेंगे, उसमें सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, तुम और हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चलाया है। दादा जो हमें रुपये भेजते हैं उसे हम 22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह छुड़ाने लगते हैं। तुम और हम आज जितने में खर्चा चला रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग नेक नामी और इज्जत के साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं, और यहां आपके एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के पूरे 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी मां। यहां हेडमास्टर साहब की डिग्री फेल हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, मानो घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये तो जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम मेरा नहीं चल पाओगे, तुम यो नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही, भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव और भाई साहब के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं सब ठीक, और आपको मुझे कहने का पूरा अधिकार। भाई साहब ने मुझे गले लगा दिया और बोले, लड़कों को उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा डिग्री लग जाता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो बिना मेरे ही सिर है। संयोग से उसी समय एक कटा हुआ कनकोबा हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा था और बालकों की पूरी सीमा पीछे पीछे थी, उसकी डोरी नीचे लटक रही थी। भाई साहब अंधे हैं नहीं, उन्होंने लपक कर उसे पकड़ लिया। और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़ने लगे, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।